गाइज, आप देख रहे हैं एमजे क्लासेज यूट्यूब चैनल। गाइज, आप लोग के लिए हम क्लास 10th का अर्थशास्त्र का वीडियो लेके आए हैं। गाइज, इसमें आप लोग को हम जो पढ़ाएंगे अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर पूरा हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, ये समरी है, आज खत्म हो जाएगा ये चैप्टर, आपको जाना कहीं नहीं है। ठीक है, पूरा वीडियो को देखिएगा। आपको हम ये चैप्टर इसलिए लेके आए क्योंकि अगर आप इसको देख लीजिएगा ना तो आपको क्वेश्चन आंसर रटना नहीं पड़ेगा। 2 मार्क का हो 5 मार्क का हो, आपको रटना ना पड़े, इसलिए हम क्या कहे हैं कि थ्योरी पार्ट लेके आए, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं कि आप जाके चैप्टर पढ़ेंगे। इतना टाइम नहीं है, अब टाइम बचा भी नहीं, तो आप एक वीडियो देखिए और आसानी से आप क्वेश्चन से याद कीजिए। देख लीजिए, 100% गारंटी दे रहे हैं। अगर आप इसको एक बार देख लीजिएगा और देखने के बाद अगर आप क्वेश्चन आंसर को देखिए तो आपको याद हो जाएगा। गौर से सुनिएगा, कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिएगा। ओके, अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था। यहाँ से मेरा क्वेश्चन बनता है, 2 मार्क का क्वेश्चन, आखिर अर्थव्यवस्था क्या है। तो वो अर्थव्यवस्था जो है वो बहुत सारी क्रियाओं का एक समूह है। बहुत सारी क्रियाएं करते हैं और उस क्रियाओं को करके हम अपना जीवन यापन करते हैं। और वो क्रिया कौन सी है? आर्थिक क्रिया। तो हम कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था वे सभी आर्थिक क्रियाएं हैं जिसके माध्यम से हम अपने क्या करते हैं, जीवन में खाना खाते हैं। ठीक है, अपनी सुविधा को पूरा करते हैं, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। तो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमको एक क्या चाहिए? आर्थिक क्रियाओं की एक व्यवस्था चाहिए, जिसको हम क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं। माने अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक क्या है? संग्रह है, समूह है, जिसके माध्यम से हम अपने जीवन की आवश्यकताओं को क्या करते हैं? पूरा करते हैं। ठीक है, हर जगह की अर्थव्यवस्था होती है, देश की भी अर्थव्यवस्था होती है, घर की भी एक अर्थव्यवस्था होती है। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं लिखने, बस इतने लिखने हैं। अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, तो आप डायरेक्ट बोलिएगा कि अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक समूह है जिसके तहत आर्थिक क्रियाएं करके हम अपने क्या करते हैं? जीवन है ना चलाते हैं। ओके, तो ये आपको क्लियर होगा चैप्टर। अब हम बात करेंगे कि इसके इतिहास के बारे में। देखिए, आपको मालूम है सबसे पहले कि भारत कब आजाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 को भारत क्या हो गया था? आजाद हो गया। भारत कब आजाद हुआ था? 15 अगस्त 1947। तो पहला ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा, भारत की आजादी कब हुई थी? 15 अगस्त 1947 को। ओके, दूसरा क्या दिया है? फूट डालो शासन करो की नीति किसकी थी? फूट डालो शासन करो की नीति किसकी थी? है ना, यहाँ फूट डालो शासन करो की नीति किसकी थी? याद रखिएगा, अंग्रेज की थी। किसकी थी? अंग्रेज की। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वो किस देश में है? अमेरिका, जापान और भी बहुत सारे देश है, ब्रिटेन, इस सब में भी आपको है। कौन सी? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। कौन सी? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहाँ है? अमेरिका में। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अमेरिका में। समाजवादी अर्थव्यवस्था चीन, रूस, क्यूबा, ये देश का नाम याद रखिएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में। अब यहाँ 3 चीज आया, एक आया पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, दूसरा आपको आया समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है, तीसरा आपको मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। चलिए हम पहला बात क्या किसको करते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है या पूंजीवाद से आप क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन 2 मार्क में आता है। तो देखिए, याद करना है, अभी करना है, मेरे साथ बोलिए। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो अर्थव्यवस्था का वैसा प्रकार, अर्थव्यवस्था का वैसा प्रकार, अर्थव्यवस्था का वैसा प्रकार जिसमें उत्पादन का स्वामित्व, उत्पादन जो कोई चीज को वस्तु बनाते हैं ना, उसका मालिकाना हक, उसको हम कहते हैं उत्पादन का स्वामित्व। ठीक है, किसी निजी व्यक्ति के पास हो और वह निजी व्यक्ति अपने लाभ के लिए अगर उसका उपयोग करता हो, तो हम ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। एक बार और, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व, जिसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्ति के पास होता है और वो व्यक्ति अपने लाभ के लिए उसका उपयोग करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। ध्यान से सुनना है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है? ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्ति पास हो, बस यही एक वर्ड याद रहे, निजी व्यक्ति के पास हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। ओके, याद हो गया? अगर याद हो गया तो जरूर आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। जरूर याद होगा तो जरूर कमेंट किया, अगर नहीं कीजिए तो समझे कि आपको इस पढ़ाने से आपको याद नहीं हो पाया और हम आपके लिए कुछ नहीं कर पाए। ठीक है, हमें ये चीज की अफसोस भी रहेगी।
इसलिए जरूर लाइक कीजिएगा, ठीक है। और आप लाइक करें, कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको ये अच्छा लगा और आप अच्छे से समझे कि नहीं समझे। चलिए दूसरा हम देखते हैं समाजवादी। समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है? वैसी अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व किसके प्रकार हो? सरकार के पास हो। किसके पास हो? सरकार के पास। माने वैसी अर्थव्यवस्था जिस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार के पास हो, समाजवादी। निजी के पास हो, पूंजीवादी। बस इतना याद रहे, निजी हो, पूंजीवादी। सरकार के पास हो, समाजवादी। अगर सरकार के पास हो लेकिन सरकार जो है ना सामाजिक कल्याण के लिए ही उसका उपयोग कर रहा हो, तो हम सीधे तौर पर ये कह सकते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? वैसी अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व, उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार के पास हो और सरकार उसका उपयोग निजी व्यक्तियों के उपयोग के लिए, जो उस देश की जनता उसके लिए अगर उपयोग करता तो उसको हम क्या कहते हैं? समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, जो आपको चीन और रूस में। एक है मिश्रित अर्थव्यवस्था। एक्चुअली ये मिश्रित अर्थव्यवस्था ना पूंजीवादी और समाजवादी का मिश्रण है। पूंजीवादी और समाजवादी का मिश्रण। इसका मतलब है ऐसी अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व, उत्पादन के साधनों का स्वामित्व, बंद कर दो, उत्पादन के साधनों का स्वामित्व, उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्ति और सरकार दोनों के पास हो। माने क्या? उत्पादन के साधनों का मालिकाना हक निजी भी हो, माने कोई आदमी भी उसका मालिक हो, और सरकार का कहीं न कहीं उस पर क्या हो, सरकार का कहीं न कहीं उस पर क्या हो? अधिकार हो। सरकार का भी उसमें कुछ न कुछ क्या हो? हिस्सेदारी हो। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम क्या कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था, जो अपने भारत देश का मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो हमने पहला क्या बताया? भारत कब आजाद हुआ? 15 अगस्त 1947। दूसरा हमने बताया फूट डालो राज करो की नीति किसकी थी? अंग्रेज की थी। तीसरी बात हम आपको क्या बताया? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है? ऐसी अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्ति के पास हो और अपने लाभ के लिए उसका उपयोग कर रहा हो, उसको हम क्या कहते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हम क्या कह सकते हैं? इसका एग्जाम्पल जो आपको हो जाएगा वो अमेरिका हो जाएगा, ठीक है। दूसरे अगला हम देखेंगे समाजवादी। ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार के पास हो और सरकार जो है वहां के रहने वाले लोगों के लिए उसका उपयोग करता हो सामाजिक कल्याण के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं? समाजवादी। जैसे आपको रूस और चीन हो गया। मिश्रित हो गया जो आपको दोनों का, पूंजीवादी और समाजवादी दोनों का मिश्रण हो, ठीक है। यहाँ पर उत्पादन के साधनों का निजी व्यक्ति के पास भी हो और सरकार के हिस्से में भी हो, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं? मिश्रित, जो भारत में। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं योजना आयोग। योजना आयोग का गठन जो है 15 मार्च 1950। कितना? 15 मार्च 1950। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950। उसके बाद इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। और याद रखिए अगर प्रधानमंत्री होते हैं तो पहला प्रधानमंत्री कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो आपके योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष थे। अगर आपको पूछेगा प्रथम अध्यक्ष कौन थे तो बोलेगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। पूछेगा कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950। ओके। और हमारे देश की पहली पंचवर्षीय योजना जो है उसका क्या था? 1951 से 1956 के बीच जो है पहली पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी। पंचवर्षीय योजना का मतलब हुआ 5 साल की योजना, ठीक है। तो हमारे देश की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956, ठीक है। तो आपसे आपको अगर पूछा जाए कि बउआ रे जल्दी अभी कमेंट करो कि योजना आयोग का गठन कब हुआ, तो क्या बोलेंगे? 15 मार्च 1950। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। हमारे देश का जो पंचवर्षीय योजना हो, पहली पंचवर्षीय योजना जो 1951 से 1956 के बीच हुआ था, ठीक है। हमारे देश आजाद 1947 में। फूट डालो शासन करो की नीति अंग्रेज की थी, ठीक है। अब हम एक बात करेंगे 2 वर्ड का। एक हम बात करेंगे उपनिवेश का, दूसरा बात करेंगे समावेशी विकास का। आखिर उपनिवेश क्या होता है? उपनिवेश बहुत सिंपल होता है। उपनिवेश मतलब क्या होता है? गुलाम। भारत क्या था? अंग्रेज का उपनिवेश था।
तो इसका मतलब अंग्रेज उस टाइम में शक्तिशाली था, हम गरीब थे। हम जब गरीब थे तो हमारे ऊपर उसका क्या था, अधिकार था। और अधिकार था तो क्या कानून मेरा था, बताओ तुम लोग? नहीं, कानून किसका था? तो कानून जो था वो अंग्रेज का था। कानून किसका था? अंग्रेज का था। तो इसका मतलब है जब कोई शक्तिशाली राष्ट्र, देखो डेफिनेशन हम बोल रहे हैं, जब कोई ताकतवर राष्ट्र, जब कोई शक्तिशाली राष्ट्र किसी गरीब, निर्धन, कमजोर राष्ट्र पर अपना कानूनी आधिपत्य कायम कर ले, जब वहां पर अपना कानून चलाने लगे, तो समझ जाना वो गरीब देश जो है वो अमीर देश का क्या हो गया, गुलाम हो गया, उपनिवेश हो गया। माने हम ये कह सकते हैं जब कोई शक्तिशाली राष्ट्र किसी गरीब या निर्धन राष्ट्र पर अपना कानूनी आधिपत्य बना लेता है, कानूनी अधिकार जमा लेता है, तो हम इसको क्या कहते हैं, ये उपनिवेश कहलाता है। ठीक है, और ये जो गरीब देश है वो शक्तिशाली देश का क्या कहलाएगा, उपनिवेश। और इस व्यवस्था को हम उपनिवेशवाद कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। एक है समावेशी विकास, बहुत अच्छी विकास है समावेशी विकास। देखो 100% गारंटी, ये वीडियो देखोगे एक भी क्वेश्चन एग्जाम हॉल में ऐसा नहीं है जो नहीं तो मिलेगा। और देखो जो भी क्वेश्चन है, जो भी टॉपिक है, सारा वीवीआर टॉपिक है, सारा वीवीआर टॉपिक है। ये पढ़ो, एग्जाम में तुमको आएगा, गारंटी आएगा। ठीक है, तो देखो समावेशी विकास क्या होता है। समावेशी विकास होता है कि ऐसी विकास जिसके तहत समाज के नीचे से नीचे सभी सारे आदमियों को, सारे व्यक्तियों का कल्याण किया जाता हो, उसके विकास के लिए सोचा जाता हो, उसको हम क्या कहते हैं, समावेशी विकास कहते हैं। जो बड़े हैं, जिनकी आय अधिक है, वो तो ऑलरेडी विकास कर रहा है, लेकिन जिसकी आय क्या है, कम है, जिसकी आय क्या है, जिसकी आय क्या है, कम है, और जिसकी आय, उठ के बैठो, जिसकी आय क्या है, कम है, जो गरीब है, पहले से ही गरीबी के कुछ चक्र में है, तो इसका मतलब है कि उन माने नीचे से नीचे, छोटे से छोटे सारे व्यक्तियों को अगर उसके कल्याण के लिए सरकार सोचती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, समावेशी विकास कहते हैं। माने कि ऐसी विकास जिसमें समाज के सभी पक्षों, समाज के सभी लोगों को ध्यान में रखकर की जाती है। ऐसी विकास जो समाज के सभी लोगों के बारे में सोचकर की जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, समावेशी विकास कहते हैं। ओके, तो चलो ये पार्ट क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे यहाँ पे, इसको क्लियर कर देते हैं पहले, इधर ध्यान दो बुआ, इसको हम क्लियर करते हैं। तो इसको क्लियर करते हैं, तो ये क्या है, अर्थव्यवस्था की ढांचा, अर्थव्यवस्था की ढांचा। बहुत अर्थव्यवस्था की ढांचा, यहाँ से 5 नंबर का भी क्वेश्चन बनेगा ना, माने 4 मार्क का लॉन्ग क्वेश्चन भी बनेगा, याद रखेगा। अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा की बात करें तो अर्थव्यवस्था के 3 ढांचा है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। बोलो, हमारे तो बोलो, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। आप प्राथमिक क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं, कृषि क्षेत्र, द्वितीयक को औद्योगिक क्षेत्र, तृतीयक को सेवा क्षेत्र। प्राथमिक को कृषि क्षेत्र, द्वितीय को औद्योगिक क्षेत्र, तृतीय को सेवा क्षेत्र। ठीक है, और अर्थव्यवस्था की ढांचा में जो प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक है, आपको इसी में गएगा। अगर लॉन्ग आंसर में आ गया तो कैसे लिखिएगा, तो लिखिएगा अर्थव्यवस्था का पहले डेफिनेशन दे दीजिएगा। पहले हम बोल दिए हैं अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का क्या होता है, संरचना होता है, जिसमें हम अपने जीवन यापन के लिए क्या करते हैं, कार्य करते हैं। और अर्थव्यवस्था के 3 ढांचा होते हैं। पहला हुआ प्राथमिक क्षेत्र, उसमें लिखना है प्राथमिक क्षेत्र को हम कृषि क्षेत्र कहते हैं। इसके तहत हम पशुपालन, कृषि, मत्स्य पालन, है ना, मुर्गी पालन, ये सारी चीज अगर हम करते हैं तो उसको हम किस क्षेत्र में रखते हैं, कृषि क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, अगर कोई मधुमक्खी पालता है तो वो भी आपको किस क्षेत्र के अंदर जाएगा, कृषि क्षेत्र के अंदर ही जाएगा। ये लिख दीजिएगा, हो गया लॉन्ग आंसर। द्वितीय क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। औद्योगिक क्षेत्र का मतलब उद्योग, खनिज, जितने आपके खनिज हैं वो उद्योग से चलते हैं, उद्योग पे आधारित होता है। तो वो खनिज जितने भी होंगे सारे आपको किस में आ जाएंगे, औद्योगिक क्षेत्र के अंदर आ जाएंगे। आपको पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, कोयला उद्योग, जो भी उद्योग है। उसके बाद तृतीय में आता है सेवा क्षेत्र। सबसे ज्यादा अगर आप हमको अगर आय मिलता है तो किस क्षेत्र से देखने को, सबसे ज्यादा अगर सरकार को अगर आमदनी होती है तो सेवा क्षेत्र से। और सेवा क्षेत्र का मतलब हो गया आपको परिवहन सुविधा सेवा क्षेत्र के अंदर आता है, बैंकिंग सुविधा आपको सेवा क्षेत्र के अंदर आता है, टेम्पू पर बैठ के जाते हैं वो भी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत। आपको जो टेलीफोन है, जिसको टेलीकॉम कंपनियां कहते हैं,
वो सारा जो आपको क्या है सेवा क्षेत्र के अंतर्गत। मोबाइल सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, लैपटॉप सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, सब आपको सेवा प्रदान करता है। तो आपको अगर 4 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा कि बउआ रे अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, अर्थव्यवस्था की ढांचा क्या है, इसका विवरण दे। सिंपल सी बात, ये डायग्राम बना दीजिएगा, नीचे लीजिएगा प्राथमिक, इसको ही नीचे उदाहरण दे दीजिएगा। पशुपालन, कृषि, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन, ये सब आपको क्या हो जाएगा, कृषि क्षेत्र। द्वितीय में औद्योगिक के नाम दे दीजिएगा, लोहा उद्योग, कोयला उद्योग, जो भी देना है। तृतीय में आपको दे सकते हैं सेवा क्षेत्र में आपको परिवहन, बैंकिंग सुविधा, न मोबाइल कंपनियां, टेलीकॉम कंपनियां, ये सारे चीज। ओके, तो यहाँ से आपको ये भी क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे यहाँ पर, ये इस पे पहला हम बात करेंगे क्या, आर्थिक विकास। बउआ रे सबसे पहले तो हम बात करेंगे यहाँ विकास का। और विकास जो है ना 2 तरह का होता है, एक आर्थिक विकास होता है और एक आर्थिक वृद्धि होता है। दोनों में देखो, यहां से भी एक क्वेश्चन बनता है, तुमसे पूछेगा कि आर्थिक विकास किसे कहते हैं या अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, लॉन्ग आंसर में। और आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में क्या अंतर है, ये क्वेश्चन रहेगा। तो बउआ सुनो, अर्थव्यवस्था किसे कहते तो तुमको मालूम है। अब है कि आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में क्या अंतर है। वो आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में कोई अंतर ज्यादा नहीं है, लेकिन अर्थशास्त्रियों के बीच में एक छोटी सी मतभेद है और छोटी सी बात को लेकर अंतर में है। लेकिन एक्चुअली में दोनों को एक दूसरे की जगह उपयोग हम करते भी हैं, यूज भी होता है, तो इसीलिए ज्यादा अंतर नहीं है। लेकिन अर्थशास्त्रियों के अनुसार अर्थशास्त्रियों के अनुसार अगर आपको आर्थिक विकास की बात करेगा तो आर्थिक विकास ऐसे देश के लिए उपयोग किए जाएंगे जो विकासशील है, जो विकास कर रही है। तो विकासशील देश की अर्थव्यवस्था को दिखाने के लिए आर्थिक हम क्या करते हैं, विकास को दिखाते हैं। और हमको जो वृद्धि का यूज होता है वो विकसित देश के अर्थव्यवस्था को दिखाने, बस यही याद रखना है। आर्थिक विकास जो है वो विकासशील देश की अर्थव्यवस्था को दिखाने के लिए उपयोग किया जाता है, और आर्थिक वृद्धि जो है वो आपको विकसित देश की अर्थव्यवस्था को दिखाने के लिए किया जाता है। बस इतना ही अंतर है। ओके, तो चलिए आपको ये भी क्लियर हो गया। एक होता है सतत विकास। सतत विकास क्या है, सतत विकास क्या होता है। सतत विकास की अगर बात किया जाए तो ये भी विकास है, ऐसी विकास जो भावी पीढ़ी का ध्यान में रखकर, ऐसी विकास जिसमें भावी पीढ़ी माने आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखकर, उसके विकास को ध्यान में रखकर, भावी पीढ़ी के विकास को ध्यान में रखकर वर्तमान के विकास को भी कायम रख सके और भविष्य के विकास को भी बनाया जा सके, ऐसे व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, सतत विकास कहते हैं। सतत विकास एक ऐसी अर्थव्यवस्था की विकास की माध्यम है जिसमें भावी माने कि आने वाले जो समय है, तब भावी पीढ़ी जो होगी, भावी समय जो होगा, उस समय की विकास को भी बना के रखना है और वर्तमान में जब विकास करें इसे भी बना के रखने हैं। तो ऐसी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, सतत विकास कहते हैं। माने कि विकास की ऐसी पद्धतियां जिसके तहत भावी पीढ़ी को ध्यान में रखकर वर्तमान की विकास की जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सतत विकास कहते हैं। एक होता है राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय। सारे देखो VVI टॉपिक है, ये सब VVI टॉपिक है, एग्जाम में आते हैं। तुम यहाँ सुनो राष्ट्रीय, एग्जाम में जाके करना और आदत, तुमको जरूरत नहीं पड़ेगी कि कौन गेस याद करता है, यहीं से हो जाएगा। राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्र माने कि आखिर जो हमारा जो देश है वो कैसे कमाता है, कैसे कमाता है। देखो राष्ट्रीय आय क्या होता है, हमारे देश में जितने भी उत्पादित वस्तुएं हैं या सेवाएं हैं, हमारे देश में एक साल के अंदर की अगर बात किया जाए, एक साल के अंदर उत्पादित जितने भी
वस्तुएं हैं, सेवाएं हैं, उसके मौद्रिक मूल्य को, उसके हम क्या करेंगे, मौद्रिक मूल्य को हम क्या कहेंगे, राष्ट्रीय। मौद्रिक माने रुपया पैसा में उसका वैल्यू, सेवा है तो उसका वैल्यू होगा, सरकार के पास जाएगा, एक साल में सारा जमा हो जाएगा, तब कीमत करेगा तो ओ अच्छा एक साल में इतना कमाया, अच्छा राष्ट्रीय आय भारत का साल का इतना है, साल का राष्ट्रीय आय इतना है। ठीक है, तो हमारा देश का राष्ट्रीय आय क्या था, हमारा देश में उत्पादित वस्तु सेवाओं उसके जो मौद्रिक मूल्य होते हैं उसको हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय क्या है, तो राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय क्या है, राष्ट्र का जो राष्ट्रीय आय है उस राष्ट्रीय आय में, राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग करने पर, राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आ जाता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। अब हम बात करते हैं एटीएम क्या है। एटीएम क्या है, तो एटीएम जो है, एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, स्वचालित मशीन, खुद ब खुद चलती है, वो चलाने के लिए कोई इंजीनियर नहीं बैठा होता है। आप जाइए एटीएम कार्ड डालिए, खट 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 मारिए, बस आपको पैसा सरसरा के कोड करके दे देगा। तो एटीएम क्या है, तो बाबा एटीएम जो है वो एक क्या है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन है जो खुद ब खुद चलती है और इसके द्वारा हम 24 घंटा पैसा निकालने और जमा करने की सुविधा प्राप्त करते हैं। एटीएम कार्ड अलग चीज है। एटीएम क्या है, बहुत सारे बच्चे कार्डे को लिख देता है। बाबा एटीएम कार्ड बोलेगा तो हम लिखेंगे एटीएम कार्ड एक प्लास्टिक मुद्रा है, मुद्रा चैप्टर में पढ़ोगे। एटीएम क्या है और एटीएम कार्ड क्या है, दोनों में अंतर है, ध्यान दो। सुनने में एक जैसा लग रहा है, तेरी हो ही जो हट, लेकिन याद रखिए एटीएम क्या है, ये मशीन के बारे में बोल दिया है। एटीएम कार्ड क्या है, ये कार्ड के बारे में जो जेबी में रखते हैं आप लोग। अगर एटीएम कार्ड की बात किया जाए तो ये एक प्लास्टिक मुद्रा है जो बैंकों के द्वारा एक गुप्त नंबर के साथ दिया जाता है। लेकिन एटीएम क्या है, तो एटीएम एक मशीन है, स्वचालित मशीन है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन है, ठीक है, जो हमें 24 घंटा रुपया पैसा जमा करना और निकालने की सुविधा प्रदान करती है। और यह बैंकों द्वारा निश्चित जगह पे होती है। बैंक जहां निश्चित जगह निर्धारित करती है उस जगह पर मशीन को लगा दिया जाता है और वो मशीन से पैसा का है ना निकाल भी सकते हैं और जमा भी कर सकते हैं। उसी को हम एटीएम कहते हैं। ओके, अब है एक है आधारभूत संरचना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आधारभूत संरचना। आधारभूत संरचना क्या होता है? देखिए, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की एक आधारभूत संरचना होती है। स्वास्थ्य हो गया, परिवहन हो गया, शिक्षा हो गया, ठीक है, उसके बाद उद्योग हो गया। तो ये सारी चीज को हम क्या कहते हैं, आपको आधारभूत संरचना कहते हैं। ठीक है, आधारभूत संरचना हम किसे कहते हैं? तो आधारभूत संरचना हम इसे ही कहते हैं। ठीक है जी, यही है कि किसी देश के वे सभी तत्व जो जैसे बिजली, परिवहन, बैंक, संचार, स्कूल, कॉलेज, अर्थव्यवस्था, परिवहन, है ना, अगर ये सारे चीज की सुविधा है तो इसी को हम क्या कहते हैं, आधारभूत संरचना। अर्थात किसी देश की विकास के लिए, अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए उस देश की आधारभूत संरचना मजबूत होना बहुत आवश्यक है। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत होना होगा, बैंकिंग प्रणाली को मजबूत होना होगा, परिवहन सुविधा मजबूत होना पड़ेगा। ठीक है, तो आधारभूत संरचना का होगा कि अर्थव्यवस्था में सभी तत्व जैसे बैंकिंग, शिक्षा, स्कूल, परिवहन, स्वास्थ्य, उद्योग हो तो उसको हम क्या कहते हैं, आधारभूत संरचना कहते हैं। एक है मौद्रिक प्रणाली। क्या है मौद्रिक प्रणाली और वस्तु विनिमय प्रणाली? देखो, अगर अर्थव्यवस्था है तो अर्थव्यवस्था को भाई चलाना पड़ता है। अर्थव्यवस्था वैसे नहीं होता, अर्थव्यवस्था को चलाना अब अर्थव्यवस्था को चलाना भी एक मुश्किल है। कैसे चलेगा अर्थव्यवस्था में? तुम कोई काम करोगे, तुमको काम के बदले क्या चाहिए? तुम्हें भी तो बहुत सारी आवश्यकता है।
तुमको भी तो कपड़े चाहिए, खाना चाहिए, शिक्षा चाहिए, घर चाहिए। तो उसके अर्थव्यवस्था के चलाने के लिए विनिमय की प्रणाली चलती है। विनिमय मतलब लेन देन की प्रणाली। तो सबसे पुरानी और पहली लेन देन की प्रणाली को हम कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली लेन देन की प्रणाली की सबसे पहली और पुरानी प्रणाली है वस्तु विनिमय प्रणाली। इसके द्वारा हम वस्तुओं को लेन देन करते हैं। जैसे कि आप देखते होइएगा कि बचपन में आप लोग जो है धान गेहूं चुरा चुरा के बड़ा चॉकलेट खाए होइएगा। घर से चुराते होइएगा धान, जाकर दुकान में जाते कि बिस्किट ले, मैंने आपने वस्तु दिया, वस्तु लिया। होता है ना, जिसको अदलन बदलन कहते हैं अपने भाषा में। तो ऐसी प्रणाली जिसमें वस्तुओं के बदले वस्तुओं का ही लेन देन की जाती है, तो उसको हम वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। ये विनिमय प्रणाली की सबसे पुरानी प्रणाली है। मौद्रिक प्रणाली है। मौद्रिक से क्लियर हो गया मुद्रा। मौद्रिक से प्रणाली हो गया मुद्रा। मुद्रा बहुत प्रकार का होता है। साख मुद्रा भी होता है, साख मुद्रा भी होता है। तो अगर हम मौद्रिक प्रणाली कहेंगे तो लिखेंगे कि मुद्रा के विकास के बाद मौद्रिक प्रणाली का विकास हुआ था। और यह मौद्रिक प्रणाली विनिमय की ऐसी प्रणाली है जिसमें मुद्रा के मदद से वस्तुओं का लेन देन करते हैं। मुद्रा की मदद से वस्तुओं का लेन देन करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मौद्रिक प्रणाली कहते हैं। तो हमने आपको बताया आर्थिक विकास, सतत विकास, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, एटीएम क्या है, आधारभूत संरचना क्या है, मौद्रिक प्रणाली क्या है, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। इस सब को आप एक दो बार, कम से कम वीडियो को 2 बार देखिएगा, आपको याद होगा, इसकी गारंटी है। अब हम एक बात करते हैं इसका कृषि जनित उद्योग। कृषि जनित उद्योग किसे कहते हैं? वे उद्योग जिसका कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता हो। वे सभी उद्योग जिसका कच्चा माल कृषि से हमको मिलता हो। वे सभी उद्योग जिसका कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता हो, उसको हम कृषि जनित उद्योग कहते हैं। उसको हम कृषि जनित उद्योग कहते हैं। जैसे चीनी उद्योग कृषि जनित उद्योग है, नहीं है? चीनी उद्योग, चीनी के लिए ईख लाने होंगे। जूट उद्योग कृषि जनित, चावल उद्योग, गेहूं पिसा उद्योग, आटा उद्योग जिसको कहते हैं। तो ये सारे जो कृषि जनित हो, जो कृषि पर आधारित हो। ओके, तो याद रखिएगा कृषि जनित उद्योग किसे कहते हैं? वे सभी उद्योग। कौन से उद्योग? वे सभी उद्योग। वे सभी उद्योग। कृषि जनित उद्योग का मतलब हुआ वे सभी उद्योग जिसका कच्चा माल कृषि से प्राप्त हो, उसको हम क्या कहते हैं? कृषि जनित उद्योग कहते हैं। एक है गरीबी रेखा। गरीबी रेखा, देखो गरीबी रेखा निर्धारित किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में है और ग्रामीण क्षेत्र को रहने वाले लोगों को एक दिन की ऊर्जा 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्र के लोगों को 2100 कैलोरी, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्र के लोगों को 2100 कैलोरी, अगर इतना ऊर्जा अगर रोजाना प्राप्त करता है और उससे कम प्राप्त करने वाले लोगों को हम गरीबी रेखा से नीचे कर दिया। काल्पनिक रेखा होता है। ये जो गरीबी रेखा है वो काल्पनिक रेखा है। काल्पनिक माने माना हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति अगर 2400 कैलोरी से कम खाता है, अगर ग्रामीण का रहने वाला है और 2400 कैलोरी से कम अगर ऊर्जा मिलता है, तो इसका मतलब वो गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है, अर्थात बीपीएल में माना जाता है। ठीक है, बीपीएल में माना जाता है। याद रखिएगा, गरीबी रेखा एक काल्पनिक रेखा है जिसके माध्यम से हम गरीबी को निर्धारित करते हैं। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों को लोगों को अगर 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्र के लोगों को अगर 2100 कैलोरी की ऊर्जा अगर से कम मिलती है, अगर इससे कम ऊर्जा मिलती है, तो उसको हम गरीबी रेखा से नीचे कहते हैं। ठीक है, तो ये भी हो गया आपको। अब है नरेगा क्या है? नरेगा क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नरेगा क्या है? ओके, अब हम देखते हैं नरेगा क्या है।
अगर नरेगा की बात करें ना, नरेगा का, तो सबसे पहले नरेगा का पूरा नाम क्या है? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। नरेगा का पूरा नाम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। नरेगा का पूरा नाम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। और आपको पता है ये अधिनियम के तहत लोगों को 100 दिन का काम देने का क्या किया गया है? निर्धारित किया गया है कि जिस आदमी का नाम नरेगा के लिस्ट में होगा उस आदमी को साल में 100 दिन जो है उसको मजदूरी के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, उसको जो काम दिया जाएगा। ठीक है, ये नरेगा का कहना है। नरेगा जो है उसका पूरा नाम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है। इस अधिनियम माने कानून है। इस कानून के अंतर्गत लोगों को 100 दिन की, कितने दिनों की? 100। कितने दिनों की? 100 दिनों की काम करने के लिए दी जाती है, मजदूरी दी जाती है। ठीक है, ये नरेगा हो गया। तो ये आपको हमने करवा दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको हो गया है चैप्टर में कि आपको हमने सारा चीज पढ़ा दिया। जितना ऑब्जेक्टिव आपको एग्जाम में आएगा वो सारा आपको जो है बता दिया। 2 नंबरी भी आपको सारा बता दिए है। आर्थिक विकास, सतत राष्ट्रीय विकास, एटीएम, आधारभूत मौलिक प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली। आप इस वीडियो को जरूर 2 बार देखिएगा, 2 बार जरूर देखिएगा। और आपको अच्छा लगेगा तो जरूर लाइक भी कीजिएगा। कोई नए आदमी अभी देख रहे हैं तो जल्दी आप जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही धमाकेदार दूसरे भी चैप्टर आएंगे। और आपको रटना नहीं है, अब रटने का झंझट गया, अब रटने का झंझट गया। अब आपको क्या करना, वीडियो देखने हैं, एग्जाम हॉल में बैठने हैं, नहीं लिख के आए तो फिर हमें बोलने हैं। ठीक है, लेकिन वीडियो अच्छे से देखने, ध्यान से देखने हैं। ठीक है, सुनने हैं, हर बात को ध्यान से सुनना है कि सर क्या कह रहे हैं। हम एक जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन की बात करेंगे। उस लॉन्ग क्वेश्चन में क्या है थोड़ा सा देखिए, इसको हम मिटा देते हैं। लॉन्ग में एक बात करते हैं, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के क्या कारण है। आपको पता है बिहार बहुत गरीब राज्य है, गरीब राज्य है। आर्थिक दृष्टि से हमारा राज्य है वो क्या है? गरीब है। यहाँ की प्रति व्यक्ति आय भी कम है बिहार की। इसका कारण क्या है? अगर कारण है तो इसको निवारण क्या है, इसको हटाया क्या जा सकता है? बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के कारण, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का कारण, आर्थिक पिछड़ेपन का कारण। अगर बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का कारण की बात किया जाए तो पहला कारण में आप क्या दीजिएगा? तो बिहार में सबसे पहली बात लिखिएगा बढ़ती हुई जनसंख्या। बढ़ती हुई जनसंख्या, सबसे पहली बात क्या लिखेंगे? बढ़ती हुई जनसंख्या। माने बिहार की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, जिसके कारण यहाँ के जो उत्पादन है उस उत्पादन का अधिकांश हिस्सा इन लोगों को पेटे भरने में लग जाता है। क्या बोले हम? बढ़ती हुई जनसंख्या कारण कैसे कारण? तो हमारे बिहार राज्य की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, जिसके कारण हमारे राज्य के उत्पादन के अधिकांश हिस्सा इनके पालन पोषण में ही चले जाते हैं, जिसके कारण हमारे आय में वृद्धि नहीं हो पाती है और हम तरक्की नहीं कर पाते, हमारे विकास नहीं हो पाता है। दूसरा कारण है, दूसरा कारण क्या है आपको? बाढ़। दूसरा कारण क्या है? बाढ़। हमारे बिहार में अधिकांश बाढ़ आते हैं। बाढ़ आने से फसल बर्बाद हो जाते हैं और फसल उगाने में जो लगे रहते हैं लागत वो भी बर्बाद हो जाते हैं। फसल बर्बाद होंगे तो उसमें जो पूंजी लगा है वो भी क्या हो जाता है? खत्म। इसका मतलब है कि बिहार में बार बार बाढ़ आना बिहार के पिछड़ेपन का भी एक कारण है। बिहार में बाढ़ आया, फसलें बर्बाद हो गई, आय खत्म हो गया लोगों को, किसान जो है कर्ज में चला गया, तो इसका मतलब बाढ़ आना ये भी एक क्या बनेगी? बड़ा कारण बनेगी। तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा बनेगी उद्योगों की कमी। उद्योगों की कमी। तीसरा क्या किया जाएगा? उद्योगों की कमी। बिहार में उद्योग नहीं के बराबर है।
कोई उद्योग नहीं है। तो बिहार में उद्योग नहीं है, जिसके कारण रोजगार के अवसर नहीं हो पाता है, हमारी आय नहीं बढ़ती है। तो इसका मतलब है कि बिहार की आर्थिक पिछड़ेपन का कारण बढ़ती हुई जनसंख्या है, बार बार आना बाढ़ है, उद्योगों की कमी है। उद्योगों की कमी का मतलब हुआ कि उद्योग जब आए होंगे तो रोजगार होगा, लोगों की आय में वृद्धि होगी, तो राज्य की आय में भी वृद्धि होगी। तो उद्योगों की कमी है, जिसके कारण रोजगार उत्पन्न नहीं हो पा रहा है, रोजगार लोगों की जो है ना आय में वृद्धि नहीं हो पा रही है। तो ये भी एक कारण है। चौथा कारण क्या हो सकता है? अशिक्षा। यहाँ के लोग अशिक्षित ज्यादा हैं। यहाँ के लोग क्या है? अशिक्षित ज्यादा है। यहाँ के लोग ज्यादा अशिक्षित हैं, जिसके कारण और गरीबी में धीरे धीरे क्या करते जा रहे हैं? दबते जा रहे हैं। ओके, उसके बाद है कृषि पर निर्भरता। कृषि पर निर्भरता, देखिए ये जब भी लॉन्ग में पूछेगा तो सारे बात को पॉइंट देकर आपको लिखने भी यहाँ पड़ेंगे ऐसे करके। बढ़ती हुई जनसंख्या कारण है कैसे? तो लिखिएगा कि बिहार की जनसंख्या, ऐसे करके लिखिएगा, बिहार की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, जिसके कारण यहाँ के उत्पादन के अधिकांश हिस्सा इनके पालन पोषण में चले जाते हैं और आय में वृद्धि नहीं हो पाती, जिसके कारण हम जो है पिछड़े के पिछड़े ही रह जाते हैं। बस कुछ नहीं है। दूसरा बढ़ जाएगा बाढ़, तो लिखिएगा बाढ़ जो है ना, बिहार में बाढ़ जो है बार बार आते हैं, जिसके कारण फसल बर्बाद हो जाती है और किसानों की आय नहीं हो पाती और वो क्या हो जाता है? कर्ज में दब जाते हैं और लोगों की आय जो है वो खत्म हो जाती है। तीसरा हो गया उद्योगों की कमी। तो बिहार में उद्योगों की बहुत कमी है, जिसके कारण यहाँ रोजगार उत्पन्न नहीं हो पा रहा, लोगों की आय में वृद्धि नहीं हो पा रही है। फिर हो गया अशिक्षा। तो अशिक्षा जो है ना, ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि जो अशिक्षा है जिसकी वजह से लोग क्या कर रहे हैं? जनसंख्या भी बढ़ता जा रहा है उसी कारण से, और लोग को रोजगार नहीं मिल पा रहा है और लोग किस पे जाके डिपेंड कर रहे हैं? कृषि पर। और कृषि पर निर्भरता है तो आपको मालूम है बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, यहाँ का अधिकांश लोग कृषि पर निर्भर करते हैं। लेकिन हमारे जो राज्य की कृषि है वो जो है ना आधुनिक तकनीक से नहीं, पुराने ही जमानों से की जाती है, अब पुराने तरीकों से की जाती है, जिसके कारण जो हमारे फसलों की पैदावार कम होती है, लागत अधिक लग जाता है और हमारी आय नहीं हो पाती है ना। तो ये सब कारण था। अगर निवारण की बात किया जाए, किसका बात किया जाए? निवारण का। अगर निवारण की बात किया जाए तो निवारण में क्या हम कर देंगे? तो बढ़ती हुई जनसंख्या माने जनसंख्या नियंत्रण, हम क्या कर सकते हैं? जनसंख्या नियंत्रण। क्या कह सकते हैं? जनसंख्या नियंत्रण। माने सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण करना अनिवार्य है निवारण के लिए। दूसरा है बाढ़ को रोकना। बाढ़ को रोकने के लिए हमको क्या बनाना पड़ेगा? रोकने के लिए, बाढ़ को रोकने के लिए नदी पर क्या बनाना पड़ेगा? नदी पर बांध बनाना पड़ेगा ना। नदी पर बांध बनाने के का। तीसरा हो गया हम उद्योगों का विकास करेंगे, है ना। उसके बाद जो है शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करेंगे और कृषि में जो है अधिक से अधिक लोग को कृषि से हटा के दूसरे क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र या उद्योग क्षेत्र में जोड़ेंगे, या कृषि को हम क्या करेंगे? आधुनिकीकरण करेंगे। ठीक है, तो ये आपका पूरा चैप्टर था। ये क्या है? आपको पूरा चैप्टर खत्म हो गया, पूरा चैप्टर द एंड लग गया। और आपको मालूम है अगर आप इसको 2 बार 4 बार पढ़ लीजिएगा तो हम आपसे वादा करते थे आपको रखना नहीं पड़ेगा। ओके, तो गाइस कैसा लगा आप लोग को? आप लोग कमेंट कीजिएगा। कमेंट नहीं कीजिएगा तो समझ जाएंगे तो आपको हमसे लग रहा है मोहब्बत नहीं है। अगर है मोहब्बत, अगर आप चाहते हैं कि सर ऐसे मेहनत करते रहें, तो मेरे लिए एक जरूरत है, कमेंट जरूरी है, लाइक जरूरी है और सब्सक्राइब भी जरूरी है। अगर आप कर लिए हैं सब्सक्राइब तो अपने दोस्तों को भी आप शेयर करें, उसे भी आप कहें कि आप सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू। मिलते हैं आप लोगों के साथ फिर अगले वीडियो में ऐसे ही रोचक चीज के साथ। ओके, थैंक यू।